हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आई एम मयंक अग्रवाल। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज़ 2.24 लाख वैक्सीनेटेड इन 2 days, 447 रिपोर्ट एडवर्स रिएक्शन। अब यहाँ पे बात की जाए तो गवर्नमेंट का जो वैक्सीन इनोकुलेशन का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो चुका है। तो उस प्रोग्राम में जो 2 वैक्सीन हैं जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बनाई हुई कोविडशील्ड वैक्सीन है और दूसरा भारत बायोटेक कंपनी जो हैदराबाद बेस्ड कंपनी है उसकी कोवैक्सीन है। बट यहाँ पे जो कोवैक्सीन है उसका 3rd स्टेज का जो क्लिनिकल ट्रायल है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाया। तो उसके बेसिस पे इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन जो कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दिया है उस वैक्सीन के लिए, तो वो वैक्सीन अगर इनैक्यूलेट की जाती है तो उसके लिए पहले व्यक्ति को, जिस पर्सन को इनैक्यूलेशन किया जा रहा है वैक्सीन का, उसका कंसेंट लेना ज़रूरी है। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट जो फार्मर्स हैं वो रिपब्लिक डे पे ट्रैक्टर की जो परेड है वो करना चाहते हैं। तो इस बारे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी जो प्ली है वो डाली है कि जो फार्मर हैं वो अपने प्रोटेस्ट के प्रीटेक्स्ट में जो रिपब्लिक डे परेड है उसको किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना करें। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है 2 चाइनीज़ नेशनल अरेस्टेड बाय ईडी फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। अब यहाँ पे जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसने 2 चाइनीज़ जो नेशनल्स हैं उनको मनी लॉन्ड्रिंग के चार्ज में कनेक्शन में हवाला नेटवर्क इन्वॉल्विंग सेवरल शेल कंपनीज। अब ये हवाला नेटवर्क क्या होता है, ये किस तरह से वर्क करता है? जैसे लेट सपोज़ अगर किसी को जो है यूके में वो रहता है और इंडिया में उसका घर है और वो यूके से जो है वो पैसे इंडिया में ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो इसके बेसिस पे जो हवाला नेटवर्क होगा उसके जो मेंबर्स हैं वो इंडिया में उनका जो नेटवर्क है वहाँ से यूके के पर्सन का जो मनी है वो उसकी फैमिली को ट्रांसफ़र कर देंगे। उसमें बीच में जो मेंबर्स हैं उनका कुछ कमीशन हो जाएगा। बट यहाँ पे जो पैसे का मूवमेंट है वो यूके से इंडिया फिज़िकली पैसे का मूवमेंट नहीं होगा। इन रिटर्न अगर किसी को इंडिया से यूके में पैसे भेजने होंगे तो उस बारे में बिल्कुल सेम केस होगा जिसमें कि यूके में वो पैसे उनकी फैमिली को मिल जाएंगे और इन रिटर्न यहाँ पे कोई भी फिज़िकल मूवमेंट इंडिया से यूके तक मनी का नहीं होगा। बट जो ट्रांजैक्शन का जो दोनों ट्रांजैक्शन का डिफरेंस है वो जिसके ऊपर भी आता है, लेट सपोज़ यूके से इंडिया 100 रुपीज़ भेजे गए, यूके से इंडिया 100 रुपीज़ ट्रांसफ़र करने हैं, तो यहाँ पे जो हवाला नेटवर्क है इंडिया में वो उसकी फैमिली को 100 रुपीज़ प्रोवाइड कर देगा। अब लेट सपोज़ इंडिया से यूके में जो है 120 रुपीज़ भेजने हैं, तो यहाँ पे 120 रुपीज़ इंडिया से यूके चले जाएंगे और यूके में ही उसको 120 रुपीज़ दे दिए जाएंगे। तो अब यहाँ पे 120 रुपीज़ यूके में एक्स्ट्रा भेज दिए गए, तो जो ट्रांजैक्शन का डिफरेंस होगा वो 20 रुपीज़ यूके के पास रहेगा। तो इस बेसिस पे ये नेटवर्क एक वर्क करता है जिसमें कि मनी का एक्चुअल ट्रांसफ़र नहीं होता, बट जो मनी है उसको ऐसे ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसका जो नेट डिफरेंस है उस डिफरेंस को जो है एक डिफरेंस की तरह रख के और आगे का जो ट्रेड है वो ऐसे ही किया जाता है। अब नेक्स्ट बात की जाए सेकंड पेज पे, सिटी पेज पे 8 रोहिंग्या माइग्रेंट कॉट इन दिल्ली, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे बात की जाए पेशेंट्स ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम शुड बी कंपनसेटेड। यहाँ पे हाई कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि जो भी पेरेंट्स हैं जो डिपेंडेंट थे किसी एक्सीडेंट विक्टिम के ऊपर, उन पेरेंट्स को कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। बिकॉज आफ्टर ऑल जो बच्चे हैं उनके ऊपर पेरेंट्स किसी न किसी स्टेज ऑफ लाइफ में डिपेंड करेंगे, तो गवर्नमेंट को एक तरह से कंपनसेशन प्रोवाइड करना चाहिए रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स की फैमिलीज़ को जो उनके ऊपर डिपेंड हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे शेयर करें।
यूट्यूब का एल्गोरिदम है, अगर वीडियो में कोई कमेंट किया जाता है तो वो वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाता है, तो प्लीज़ कमेंट करें, कोई कमी है वीडियो में तो वो भी बताएं। थैंक यू वेरी मच। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट सिटी पेज में बात की जाए तो कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब बात की जा रही है रीस्टोर 4G कनेक्शन इन JNK। जम्मू एंड कश्मीर में जो 4G कनेक्शन है वो जब आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया गया था उसके बाद से ही 5 अगस्त 2019 से ही वहाँ पे 4G कनेक्शन रिस्टोर नहीं हो पाया है। अब यहाँ पे जो फ़ारूक अब्दुल्ला हैं उनका कहना है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि 5G जो है वो इंडिया में आ रहा है, बट यहाँ पे जो है वो 4G से डिप्राइव कर दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर को। नेक्स्ट यहाँ पे इलिसिट जो लिक्विड लिकर है जो कि जिसमें कि मैथेनल होता है उसको पकड़ा गया है, जिसमें कि MBA ग्रेजुएट और 3 अदर हेल्ड इन बिहार। तो अब यहाँ पे जो इलिसिट लिकर है उसका आखिर किस तरह से उससे प्रॉब्लम होती है, बिकॉज जो इलिसिट लिकर है उसमें मैथेनल होती है CH3OH। तो जो मैथेनल है वो काफ़ी हार्मफुल होती है और जब लिकर को प्रिपेयर किया जाता है तो उसका डिस्टिलेशन करके उसमें से मैथेनल को हटा दिया जाता है। बट जो इलिसिट लिकर है उसको काफ़ी अच्छे से जो है प्योरीफिकेशन नहीं किया जाता, जिसकी वजह से कुछ क्वांटिटी में उसमें मैथेनल जो है वो बची रह जाती है, जो कि काफ़ी हार्मफुल होती है। अगर कोई व्यक्ति उसको कंज्यूम कर लेता है तो उसकी बॉडी में जो है मैथेनोइक एसिड बन जाता है, जिससे कि उसकी जो आई साइट है वो वीक हो सकती है, कोमा में वो जा सकता है। तो अब यहाँ पे इसके साथ एसोसिएटेड ये इशू आखिर इतना एरप्ट क्यों होता है, बिकॉज जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके बीच में नेक्सस होता है। दूसरी तरफ बात की जाए तो जो गवर्नमेंट का टैक्स है लिकर के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो इलिसिट लिकर है वो काफ़ी सस्ती पड़ती है, तो जिसके बेसिस पे जो लोग हैं उसको कहीं से भी प्रिपेयर कर लेते हैं, जिससे प्रॉब्लम होती है। अब बात की जाए नेक्स्ट एडिटोरियल पेज पे, तो सबसे फर्स्ट जो एडिटोरियल है वो बात कर रहा है कि इंडिया में जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसका इनोकुलेशन स्टार्ट किया गया है। तो उसमें जो एक वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसका अभी ट्रायल भी कंप्लीट नहीं हो पाया है और गवर्नमेंट ने इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के बेसिस पे उसको इनोकुलेट करने की परमिशन दे दी है। तो उसके ऊपर यहाँ आर्टिकल में बात की गई है कि गवर्नमेंट ने जिस तरह से परमिशन दी हुई है तो गवर्नमेंट थोड़ा वेट जो है वो कर सकती थी जब तक कि 3rd स्टेज के रिज़ल्ट नहीं आ जाते। नेक्स्ट यहाँ पे जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है इसमें बात की गई है कि जो व्हाट्सएप की न्यू जो पॉलिसी फ्रेमवर्क था जिसको 5 मई तक जो है वो उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है, आगे बढ़ा दिया है। तो उसमें बात की गई है कि इंडिया में कोई स्ट्रॉन्ग डेटा प्राइवेसी लॉ नहीं है, जिसकी बहुत हद तक इंडिया को बहुत जल्द ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट को इस ओर सोचना चाहिए कि डाटा प्राइवेसी जो लॉ है स्ट्रिंजेंट प्रोविज़न के साथ लेके आएँ, तो जिससे कोई मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं वो आर्बिट्रली जो पर्सन हैं उनके डाटा को रीच ना कर सके, उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। ये जो एडिटोरियल है इसमें बात की जा रही है जो फाइनेंशियल बूम है और इकोनॉमी जो है वो स्टेगनेंट पोजीशन में है, लेकिन फिर भी जो सेंसेक्स है और निफ्टी है जो कि सेकेंडरी मार्केट है, शेयर मार्केट है, उसमें जो शेयर के प्राइसेस हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जो इकोनॉमी है, रियल इकोनॉमी है, उसमें कोई भी इंडिकेशन ऐसा नहीं दिख रहा है कि मार्केट में जो है रिवाइवल है। तो इसके ऊपर भी यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट, आज है मंडे, तो आज ये जो एडिटर है वो व्यूअर्स के लेटर का जवाब देते हैं। ये वाला आर्टिकल डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इस आर्टिकल में बात की गई है कि किस तरह से जो है सैडो एंट्रप्रेन्योरशिप के बेसिस पे लोगों को एक तरह से परेशान किया जा रहा है। जैसे टेलीमेडिशन हो गया या कोडिंग सिखाने के नाम पे लोगों को परेशान किया जा रहा है। ई फार्मेसी के नाम पे लोगों को जो है एक कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर उसने वो कोर्स नहीं भी किया है फिर भी वो लोगों को जो है ई फार्मेसी के नाम पे मेडिसिन प्रोवाइड
किए जा रहा है, तो गवर्नमेंट को इस ओर ध्यान देना चाहिए। बहुत स्ट्रिंजेंट जो प्रोविज़न है, टफ प्रोविज़न है, वो लगाने चाहिए और उसको मॉनिटर करना चाहिए कि कैसे कोई भी पर्सन इस तरह से एक्टिविटी ना कर सके। अब यहाँ पे आज के कैरिकेचर में बात की गई है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनको जो बाइडेन ने वाइट हाउस से बाहर कर दिया है, बिकॉज टुडे इज़ आज के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो एक तरह से एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कहलाएंगे। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो एडिटोरियल है इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बात की गई है इंडिया जो है उसने लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट किया है हिस्ट्री। 2 लाख पीपल जो हैं उनको अक्रॉस द कंट्री 3350 सेशन जो हैं फर्स्ट डे में हो चुके हैं। और जो कोविड शील्ड जो है वो मैन्युफैक्चर की है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वहाँ वो सारी स्टेट्स में अवेलेबल है। जहाँ पे 12 स्टेट जो है वहाँ पे भारत बायोटेक की कोवैक्सीन अवेलेबल है। तो जो फर्स्ट वैक्सीन है उसमें 11 मिलियन जो डोजेज़ हैं कोविड शील्ड के और 5.5 मिलियन कोवैक्सीन हैं, उनको एडमिनिस्टर किया जाएगा हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, सैनिटेशन वर्कर्स के लिए और म्यूनसिपल वर्कर्स के लिए आने वाले दिनों में। तो जो फर्स्ट डे है वैक्सीन प्रोग्राम का उसको इनॉर्गेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जिसमें कि सेरेमोनियल इनैक्यूलेशन हुआ पूरी कंट्री में। अब यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट है कि इंडिया किसी भी तरह से किसी भी कंट्री से पीछे नहीं है फ्रंट लाइन पर्सनल को वैक्सीन देने में और उनको वैक्सीनेट कराने में। अब यहाँ पे इस साल ही जो है वो नोबल कोरोना वायरस की जो रिपोर्ट है, इंडिया जो है वो 12 मंथ से अनसर्टेन था, एक तरह से ट्रेजेडी थी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इंडिया में जो 2 वैक्सीन कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का जो प्लान है वो 3 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और 27 करोड़ ऐसे पर्सन्स जो कि 50 ईयर्स से अबव हैं, कोई कोमॉर्बिडिटी है, ऐसे लोगों को जो वैक्सीनेशन है वो जुलाई तक प्रोवाइड किया जाना है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदलने वाली है। बट यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी है कि गवर्नमेंट को जिस ओर ध्यान देना चाहिए था, फर्स्ट चीज़ ये है कि जो फाइनल एनालिसिस है फेज़ 3 ट्रायल का उसको आने में कुछ टाइम लगेगा, लेकिन उसके पहले ही कुछ रेशनल और साइंटिफिक होना चाहिए था। गवर्नमेंट को थोड़ा वेट कर लेते, जो एक वैक्सीन कैंडिडेट है उसको नोट दे देते, जो सेकंड कैंडिडेट है कोवैक्सीन उसकी जो वैक्सीन है उसकी पहले एफिकेसी प्रूव हो जाती, उसके बाद ही उसको इनैक्यूलेट किया जाना चाहिए था। अब गवर्नमेंट जो इंडिया है उसका एक्सपीरियंस चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन मिलियंस ऑफ डोजेज, एक्सट्रीम जो डाइवर्स जियोग्राफिकल लोकेशन है, पहाड़ है, कोई ब्लेज है, बहुत हिंटरलैंड वाला एरिया है, वहाँ पे भी इंडिया को जो है इम्यूनाइजेशन का बहुत डाइवर्स एक्सपीरियंस है। तो बहुत जल्दी ही वैक्सीन को प्रोवाइड किया जा सकता था। बट यहाँ पे अप्रूवल जो दिया गया है इस महीने में, तो उसमें साइंटिस्ट और जो डॉक्टर्स हैं उनके बीच में एक तरह से डिसएग्रीमेंट है कि गवर्नमेंट दोनों को जो है 2 वैक्सीन जो हैं उनको प्रमोट कर रही है, कोविड शील्ड और कोवैक्सीन, एज बीइंग इक्विवेलेंट, दोनों एक दूसरे से इक्वल है। बट ऐसा नहीं है। कोवैक्सीन जो है वो एक तरह से क्लिनिकल ट्रायल के पार्ट में दी जा रही है और उसकी एफिकेसी अभी पूरी तरह से इस्टेब्लिश नहीं हुई है। तो जो भी वैक्सीन है वो यूनाइटेड स्टेट्स या यूके में जो भी प्रोवाइड की जा रही हैं उनका किसी भी तरह से जो एफिकेसी डाटा है वो काफ़ी वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिलाने वाला है। अब दूसरा, र्यूमर मॉन्गरिंग नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह की जो अफवाह है वैक्सीन के बारे में नहीं फैलानी चाहिए। दूसरा, पॉलिटिकली मोटिवेटेड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट जो है उसको डबल जो है एंथुजियाज़म से वर्क करना चाहिए जिससे कि वैक्सीन है उसको जल्दी से जल्दी लोगों को पहुंचाया जा सके। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात की जा रही है कि जो भी एडल्ट्स हैं जिनको वैक्सीन प्रोवाइड की जा रही है उसमें से बहुत सारे जो हैं वो इलिटरेट हैं, तो उनको अच्छे से वैक्सीन के जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं उनके बारे में पहले से ही इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए, जिससे कि वो अगर कोई भी एडवर्स इफ़ेक्ट उनको दिखता है तो वो रिपोर्ट कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो सेकेंड आर्टिकल है इसमें बात की जा रही है व्हाट्सएप का जो डिसीज़न है टू डिले द अपडेट ऑफ इट्स प्राइवेसी पॉलिसी।
व्हाट्सएप ने 5 जनवरी को एक डिसीज़न दिया कि जो भी प्राइवेसी पॉलिसी है व्हाट्सएप की वो अपडेट होने जा रही है, जिसमें कि जो व्हाट्सएप का डाटा है यूज़र का, उसकी जो अकाउंट डिटेल्स हैं उसको व्हाट्सएप जो है वो फेसबुक के साथ शेयर करेगा। व्हाट्सएप का मेन मोटिव ये था, उसमें व्हाट्सएप को फेसबुक ने $19 बिलियन में परचेस किया था, लेकिन किसी भी तरह का वो रेवेन्यू जो है वो फेसबुक के लिए जनरेट नहीं कर रहा था। बट इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में लगभग 400 मिलियन व्हाट्सएप के यूज़र्स हैं। तो अगर इतना बड़ा जो मास ऑफ यूज़र्स व्हाट्सएप के पास है और फेसबुक व्हाट्सएप को ऑन करता है, तो फेसबुक की ये स्ट्रेटजी थी कि जो लोगों का पर्सनल डाटा है, जो उनकी पसंद है, उस पसंद के हिसाब से जो एड्स है, टारगेटेड एड्स हैं, अगर वो फेसबुक पे दी जाती हैं तो उससे व्हाट्सएप जो है वो काफ़ी हद तक बहुत बड़ी एक रेवेन्यू जनरेटिंग कंपनी बन जाएगी। बिकॉज़ कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी हो या कोई साधारण एक इंसान हो, वो भी व्हाट्सएप का जो यूज़ है एक्सटेंसिवली अपनी लाइफ में डेली करता ही है, और अपनी पसंद या नापसंद के बारे में वो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पे एक प्रकार से एक्सप्रेस करता है। तो उसके बेसिस पे जो उस पर्सन की कोई भी डिटेल हैं, उसके कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर वो फेसबुक के साथ शेयर किए जाते हैं और फिर उसके बाद जो टारगेटेड जो है वो एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा, तो एडवर्टाइजमेंट से जो रेवेन्यू फेसबुक जनरेट करेगा वो काफ़ी बड़ा होगा। जो अभी फेसबुक जनरेट कर रहा है उससे कुछ हद तक बहुत बड़ा जो मनी है वो फेसबुक जनरेट करना चाहता था। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो इशू है वो प्राइवेसी का है, कि अगर जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है वो लोगों की प्राइवेसी से एक तरह से हार्म करके अपना जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर रही है, और आर्बिट्रली ये जो लॉज हैं उनको, आर्बिट्रली ये जो रूल्स हैं उसको लोगों के ऊपर इम्पोज किया जा रहा है। एक तरफ देखा जाए तो जो यूरोपियन यूनियन है वहाँ पे टफ जो डाटा प्रोटेक्शन लॉ है, तो उसके बेसिस पे यूरोप में इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। बट इंडिया में कोई डाटा प्रोटेक्शन लॉ अभी तक गवर्नमेंट ने बनाया नहीं है, तो उसके बेसिस पे जो गवर्नमेंट है वो भी इसको मैनेज नहीं कर सकती है। तो अब बात करते हैं, जो बात की जा रही है, जो फेसबुक ऑन ऐप है, उन्होंने अर्लियर दिस मंथ अनाउंस किया था कि वो टर्म्स ऑफ सर्विस चेंज कर रहे हैं। 8 फरवरी को उन्होंने डेडलाइन दी थी और फिर अब नई डेडलाइन उन्होंने दे दी है। अब व्हाट्सएप जो है उसकी वजह से बहुत सारे जो यूज़र्स हैं वो उनका जो प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना देना चाहते थे, तो वो सिग्नल और टेलीग्राम जो ऐप है उसकी तरफ मूव कर गए। अब मीडिया रिपोर्ट भी ये कहती है कि जो मैसेजिंग ऐप सिग्नल है वो ऐप स्टोर पे बहुत ज़्यादा जो है वो अब टॉप कर रहा है लिस्ट में, इंडिया और दूसरी कंट्रीज़ में। अब यहाँ पे व्हाट्सएप जो है वो सेम एंड टू एंड इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल यूज़ करता है सिग्नल। तो अब यहाँ पे व्हाट्सएप जो है वो अंडर फायर है। अब यहाँ पे जो फियर्स हैं लोगों के प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ होने के, इसके अपडेट की वजह से बहुत सारे जो मैसेजेस हैं और एडवर्टाइजमेंट है वो व्हाट्सएप ने दे के रखा हुआ है। और व्हाट्सएप का कहना है कि ये पूरा जो है वो व्हाट्सएप का बिजनेस फीचर्स के लिए है, और वो यूज़र्स की ट्रांसपेरेंसी को रखना चाहते हैं। अब बहुत सारे बिलियंस ऑफ जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन हैं वो डेली व्हाट्सएप पे होते हैं। तो ये जो नई प्राइवेसी अपडेट है वो ईज़ियर बनाने वाली है। पर्सनलाइज्ड एड्स फेसबुक पे आएंगे, तो व्हाट्सएप ने जो है वो अपडेट को 15 मई तक जो है वो बढ़ा दिया है। तो अब यहाँ पे बात की जाए कि इट कैन नॉट फोर्स, जो भी ये चेंजेस आए हैं वो यूरोप में वो फोर्स नहीं कर सकती, बिकॉज यूरोप में स्ट्रिंजेंट जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, उसको जीडीपीआर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इस तरह का जो शेयरिंग ऑफ डाटा है ऐप के बीच में वो वहाँ पे प्रिवेंट हो जाता है। तो यूज़र देयर आर इन कंट्रोल ऑफ देयर डाटा, वो ज़्यादा हद तक वहाँ पे जो डाटा है वो यूज़र के खुद के कंट्रोल में है। वो कंपनीज एक से दूसरे ऐप के बीच में डाटा शेयरिंग नहीं होती। बट इंडिया जो है वो इस तरह का जो लॉ है वो ला सकता है। तो यहाँ पे ड्राफ्ट वर्जन ऑफ लॉ है और उसको बहुत सालों से इस बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि इंडिया लॉ लेके आ रहा है। बट यहाँ पे प्राइवेसी जो है बिलियंस ऑफ सिटीज़न की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये कोई कमर्शियल इंटरप्राइज की एक प्रैक्टिस को रोकने के लिए गवर्नमेंट को नहीं लाना चाहिए, बल्कि जो प्राइवेसी है एज अ होल उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्ग लॉ प्रिपेयर करना चाहिए।
अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आर्टिकल है इसमें बात की जा रही है जो डाइवर्जेंस बिटवीन बूमिंग फाइनेंशियल एंड स्टेगनेंट रियल सेक्टर। तो यहाँ पे राइटर का कहना है कि किस तरह से जो फाइनेंशियल जो सेक्टर है, स्टॉक मार्केट है, सेकेंडरी सेक्टर है, वो एक तरह से बूम कर रहा है, और दूसरी तरफ जो रियल सेक्टर्स हैं, जो रियल इकोनॉमी है, जो जीडीपी ग्रोथ है, वो एक तरह से फॉल हो रही है। तो एक ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सिनेरियो है कि इसमें किस तरह से आखिर ये हो रहा है। तो इंडिया में जो है सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट है, जो सेंसेक्स है, सेंसिटिव इंडेक्स, तो बेंचमार्क इंडेक्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो इसमें जो है वो अपवर्ड पाथ ही ट्रैक कर रहा है 40,817। अब सेंसेक्स क्या होता है कि जो इंडिया की जो टॉप 30 कंपनीज़ हैं उनका एक ग्रुप सेंसेक्स है, जिसमें कि हर एक कंपनी को कुछ परसेंटेज पॉइंट जो है वो अलॉट किया जाता है, फिर उनका जो है वो वेटेड एवरेज निकाल के जो है वो सेंसेक्स को प्रिपेयर किया जाता है। जब इंडिया में लिबरलाइजेशन हुआ था उसके बाद से ही जो है वो सेंसेक्स को क्रिएट किया गया था, जिससे कि जो मार्केट है उसको ट्रैक किया जा सके। तो यहाँ पे जनवरी से जो है वो 48,569 तक जा चुका है। अब इन बिटवीन जो टेम्पररी डाउनवर्ड साइड्स हैं वो तो हुए हैं पेंडेमिक लॉकडाउन की वजह से, बट जो मार्केट का अपवर्ड ट्रैक्शन है वो अभी भी कंटिन्यू है। तो यहाँ पे राइटर का कहना है कि जो फाइनेंशियल गेन्स हैं वो मार्केट में तभी आते हैं जब कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी रियल इकोनॉमी में हो रही हो। बट यहाँ पे बात की जाए कि बहुत सारे ऐसे एंटरप्राइजेज़ हैं जिनके इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में भी उन्होंने बहुत हद तक बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया। दूसरी तरफ देखा जाए जो रियल इकोनॉमी है उसकी सिचुएशन, तो अप्रैल से जून तक क्वार्टर फर्स्ट में इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो रियल टर्म्स में 23.1% सैंक हुई थी, नीचे गिरी थी। तो और दूसरी तरफ जो सेकेंड क्वार्टर का डिक्लेरेशन है जो कि वो भी -7.5% था। तो ऑफिशियल एडवांस एस्टिमेट भी ये हैं कि नेगेटिव -7.5% रहने वाला है। तो जीडीपी अगर कम हो रही है, रियल टर्म्स में जीडीपी जो दिखता है वो कम हो रहा है, तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो आखिर कैसे इस तरह से एडवांस हो रहे हैं। दूसरी तरफ एडवांस इकोनॉमीज़ की बात की जाए, जैसे कि कुछ इमर्जिंग इकोनॉमीज़ ब्राज़ील, अर्जेंटीना, और दूसरी तरफ एडवांस इकोनॉमी यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे भी ऐसा ही सेम केस है। तो कंट्री की जो रियल और फाइनेंशियल एक्टिविटी है उनके बीच में डिसएसोसिएशन है। तो इंडिया में जो भी बोनांजा है स्टॉक मार्केट में वो कुछ लोगों के पास ही है, और दूसरी तरफ जो डार्क साइड ऑफ इकोनॉमी है वो बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोगों की जो रियल इकोनॉमी है उसमें काम करने वाले जो लोग हैं उनकी जो जॉब है वो जा चुकी है। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है। अब यहाँ पे राइटर का कहना है कि इसको और ज़्यादा समझने के लिए जो भी ऑनगोइंग दोनों के बीच में जो फाइनेंशियल सेक्टर है और रियल इकोनॉमी है, तो ये सस्टेनेबिलिटी की बात आएगी कि लॉन्ग टाइम में कौन ज़्यादा सरवाइव करेगा। तो रियल इकोनॉमी जो है वो आगे चल के मार्केट की जो डायरेक्शन है उसको डिसाइड करेगी स्टॉक मार्केट की। तो रियल इकोनॉमी में वर्क करने की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पे बात की गई है राइज ऑफ शैडो एंटरप्रेन्योरशिप। तो बिना रेगुलेशन के यहाँ पे बात की जा रही है। आर्टिकल की स्टार्टिंग है कि रिसेंटली एक प्रोफेसर थे जो कि बिजनेस स्कूल एलिजली उन्होंने मिसयूज़ किया फॉल्टी पोजीशन टू प्रोवाइड फेक सर्टिफिकेट टू स्टूडेंट्स whom he had compelled to attend an online course that he taught। तो यहाँ पे एक प्रोफेसर थे जो प्रोफेसर नहीं थे, उन्होंने इस बात को गलत यूज़ किया कि वो प्रोफेसर्स थे, उन्होंने ऑनलाइन जो है वो अपने जो सर्टिफिकेट हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो उन्होंने एक तरह से एडवांटेज लिया इंडिया की राइजिंग प्री पेंडेमिक गिग इकोनॉमी एंड एजुकेशन, जहाँ पे अथॉरिटीज़ एट द इंस्टीट्यूशन उन्होंने डिस्कवर किया कि एक रैकेट है जहाँ पे जो प्रोफेसर है वो एलिजिडली अपने आप को प्रोफेसर बता रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ और सेक्टर हैं जैसे कि फाइनेंस, इजी लोन, ऑनलाइन गेम्स, हेल्थ केयर में ई फार्मेसीज़। तो ये एक पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस है सैडो एंटरप्रेन्योरशिप का, जो कि जिसको बहुत हद तक कैच नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सारा जो काम है वो ऑनलाइन होता है। तो कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए रेगुलेशन की बहुत हद तक बहुत जल्दी ज़रूरत है, और इन सर्विसेज में क्वालिटी का जो मॉनिटर है वो भी बहुत जल्दी ज़रूरत है। अब यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड शॉक की बात करें तो
किसकी वजह से, एक तरह से कोविड-19 पैंडमिक की वजह से यहाँ पे शैडो एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज़्यादा बढ़त आई है। न्यू मार्केट ओपन अप हुआ है, जिससे कि मार्केट में जो है वो शिफ्टिंग हुई है, प्राइजेज़ जो हैं वो राइज़ हो रहे हैं, लोअर क्वांटिटीज़ में अवेलेबल हैं। तो शैडो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं टेक्नोलॉजी मीडिएटेड सर्विसेज, जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, ऑनलाइन गेम्स हैं, इजी लोन्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जब प्रोवाइड की जाती हैं तो इसमें जो लोगों की प्राइवेसी है, दूसरा उनको जो मिलने वाली सर्विस है वो काफ़ी हद तक ख़राब होती है। उनको उनका डाटा गलत तरीके से यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो भी इस तरह का जो मार्केट पावर है वो, उसमें जो प्राइस सेटिंग इफ़ेक्ट्स है, प्राइस काफ़ी कम रखी जाती है, जिससे बहुत सारे लोग उसकी तरफ एल्योर होते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं उनको जो है वो प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पे बात की जाए, कल ही परसों न्यूज़ आई थी कि जो चाइनीज़ लोन ऐप कंपनीज़ हैं वो ऑनलाइन लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा ही हैरेसमेंट झेलना पड़ रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी मीडिएटेड शैडो एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है, वो कहीं पे भी अ, अ, हो सकते हैं और कहीं से भी जो इंडियन टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है वहाँ से भी लोगों का हरासमेंट जो है वो कर सकते हैं। और कंज्यूमर का जो मनी है वो डॉक्यूमेंट फोर्जरी के बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे वे फॉरवर्ड क्या है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है। यहाँ पे बात की गई है कि रिसर्च अमित सेरू एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, उनके कलीग जो हैं उन्होंने पता लगाया कि शैडो फाइनेंस इन द यूएस, और रिसर्च की उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में। उन्होंने फाउंड किया कि जो प्राइवेट कोचिंग हाउसेस हैं इंडियन एजुकेशन में, उनको स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। दिस नीड्स टू बी कॉम्प्लीमेंटेड विद नॉन कंप्लाइंस, बिल्कुल भी उसमें कोई भी छूट नहीं होनी चाहिए, पनिशेबल होना चाहिए जेल टर्म्स के साथ। और सर्विसेज को बंद करने से रिलेटेड भी एक तरह से उनको थ्रेट दी जानी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर किसी भी तरह का क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है तो उन पे स्ट्रिक्ट कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और जो भी शैडो फर्म कंप्लाई करती हैं वो उनको वेलकम करना चाहिए और उनको जो है वो सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड करने में भी हेल्प करनी चाहिए। बट रेगुलेशन के बिना ये जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी, और मॉनिटरिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो भी पब्लिक गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन है डेवलपिंग वर्ल्ड में, और एसोसिएटेड हार्मोनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज़ बिटवीन कंपटीशन अथॉरिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। अब इंडिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है वो रेगुलेट करती है शैडो एंटरप्रेन्योरशिप को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन और फाइनेंस। तो यहाँ पे बात की जा रही है गवर्नमेंट को पूरे वर्ल्ड वाइड इस बारे में अटेंशन पे करना चाहिए कि कोविड-19 तो अब चला गया, लेकिन उसके जो एडवर्स इम्पैक्ट हैं उनको झेलने के लिए लोगों को जो है वो सालों परेशान होना पड़ेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात की जाए तो नेक्स्ट पेज में कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। कांग्रेस, एनआईए, यूके इनवाइट्स पीएम मोदी टू G7 समिट इन जून। द यूनाइटेड किंगडम ने इनवाइट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को G7 समिट को अटेंड करने के लिए, जो कि जून में होने वाली है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को भी इनवाइट किया गया है इस प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, वो फर्स्ट इन पर्सन G7 समिट को अटेंड करेंगे ऑलमोस्ट 2 ईयर, जिसमें कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी इनवाइट किया गया है। अब नेक्स्ट जो बात की जा रही है, CSIR जो है उसके 10% जो स्टाफ है उसको वायरस से एक्सपोज किया गया है, वो वायरस से एक्सपोज है ऐसा सर्वे कहता है। नेक्स्ट यहाँ पे एरो इंडिया टू शोकेस इंडिजिनस हेलीकॉप्टर। अब इंडिया जो है इंडियन पवेलियन में एरो इंडिया 2021 जो नेक्स्ट मंथ में होने वाला है, वहाँ पे रेंज ऑफ इंडिजिनसली डेवलप्ड हेलीकॉप्टर, इंडिजिनसली मतलब जो इंडिया में ही डेवलप किए गए हेलीकॉप्टर्स हैं उनको शो केस किया जाएगा। डिफेंस मिनिस्टर फ्रॉम द इंडियन ओशियन लिटोरल स्टेट्स, तो ये बात यहाँ पे की जा रही है। तो इंडियन स्टेट्स लिटोरल स्टेट्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इसमें आती हैं। सबसे पहले ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये जो सारी कंट्रीज़ हैं इनको इंडियन ओशियन लिटोरल स्टेट्स
बोला जाता है, जिसमें कि साउथ अफ्रीका, तंजानिया, मोजाम्बिक, केन्या, सोमालिया, यमन, ओमान, ईरान, ये सारी कंट्रीज़ उसमें उस ग्रुप में लाई करती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ल्ड अफेयर्स जो हैं उससे जो बाइडेन है वो ट्रम्प के कुछ ऑर्डर्स को रिवर्स करने वाले हैं, उसके ऊपर यहाँ पे बात की जा रही है। और जो बाइडेन ने 20 इंडियन अमेरिकन्स को रखा हुआ है वाइट हाउस की पोजीशंस पे, तो ये बात यहाँ पे की जा रही है। थैंक यू वेरी मच।